हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर के अंदर हम लोग अब तक 220 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के भी जो बाकी के पार्ट्स हैं उन सब के वीडियोस के लिए जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं उस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि वहां से आप इस पीडीएफ को खुद से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 221। नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि या फिर भौतिक समृद्धता। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए तो ये चारों ही उत्तरदायी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो है ही है, सामाजिक नियोजन भी है, जनसंख्या वृद्धि है। परिवर्तन तो आया है ना, अच्छा या बुरा वो बात की बात है, पर परिवर्तन तो आया है। और भौतिक समृद्धता ये भी जरूरी है। तो ये चारों ही ऑप्शन होने चाहिए, पर क्योंकि इसमें से किसी भी ऑप्शन में हमें चारों नहीं दे रखे हैं, इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। क्या बोला हुआ है? भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि और भौतिक समृद्धता चारों को उत्तरदायी माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत वाला कुरुक्षेत्र नहीं है, ये एक्चुअली एक मैगजीन है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है? यह एक थिएटर कंपनी है, ये थ होगा, त नहीं है, थिएटर है। ठीक है, थ थर्मस। यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। यह केंद्र सरकार की सांस्कृतिक रपट है। यह रपट रिपोर्ट, रिपोर्ट ही लिखना होगा, उसी को रपट बोला हुआ है। यह ग्रामीण क्षेत्र के नगरीकरण हेतु रणनीति है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कुरुक्षेत्र क्या है? एक मैगजीन है, तो ये अग्रणी पुस्तिका, इसीलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 223। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था, यानी कौन सी एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन को संचालित करती है? अर्थ प्रबंधन यानी पैसों को कौन संचालित करती है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, आरबीआई, नाबार्ड, वित्त मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास के लिए नाबार्ड को उत्तरदायी माना जाएगा। इसका जो अर्थ कोश है वो कौन करेगी? नाबार्ड। बी करेक्ट आंसर है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीयन हेतु की गई थी। यह 1982 में स्थापित नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसके अर्थ का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और कहते हैं ग्रामीण अवस्थापना कोष की कब हुई थी? 1995-96 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224। नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। पहली बात तो यह हाल ही में जो दे रखा है वो 2011 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन से उपकर यानी सरचार्ज की सिफारिश की है? तो ये जो सरचार्ज दिया गया ये किस लिए लिया गया? मार्गों के विकास हेतु, शिक्षा के विस्तार हेतु, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु या शिक्षित बेरोजगारों को राहत देने हेतु। तो ये है सी सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने। ठीक है, योजना आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने अगस्त 2011 में सव्यवहार कर, ट्रांजैक्शन टैक्स, सव्यवहार कर, ट्रांजैक्शन टैक्स न लगाने की संस्तुति की, किंतु सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य अधिभार यानी हेल्थ सरचार्ज लगाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन 225। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में।
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 2008 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के प्राप्त होने के बाद इसे 30 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है? यानी अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें कि हेल्थ में पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो जीडीपी का परसेंटेज खर्च किया गया था 2009-10 में, वो कितने परसेंट खर्च किया गया था? तो ये खर्च किया गया था 1.09%। ठीक। भारत में वर्ष 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी का 1.09% रहा, जिसमें केंद्र एवं राज्यों का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 0.39 एवं 0.70% था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है कि भैया जीडीपी का 2.5% के करीब हम लोग हेल्थ के ऊपर लेकर के आए। देन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 227, राष्ट्रीय बाल विकास कोष की स्थापना की गई थी, कौन से साल में की गई थी? 1993 में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद पूछा भी नहीं गया, तो ये की गई थी स्थापना 1979 में। राष्ट्रीय बाल विकास कोष, सॉरी विकास कह रहा हूँ, राष्ट्रीय बाल कोष, ये जो स्थापना की गई थी ये 1979 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, हाल में वर्ष 2013 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को निम्न ब्याज दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। वह ब्याज दर कितनी है? 7%, 6.5%, 7.5% या 8%? तो 2013 में जो महिला सशक्तिकरण के लिए यूज किया गया था वो था 7%। ठीक है, ये याद रखना, 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निर्धनता उन्मूलन। पूरे भारत में महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंजूरी दी। 5 मई 2013 को सरकार द्वारा सहायता समूहों को अब 7% की ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही मैच्ड नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड या फिर ग्रामीण रोजगार SJSRY। SJSRY ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, ये ग्रामीण रोजगार योजना नहीं है, इसीलिए डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सही मैच नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था, ना कि ग्रामीण बेरोजगारों को। अतः डी गलत है और वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 230, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहां पर? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में उपस्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करो। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 231, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल तथा रेस्टोरेंट, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, उपयुक्त में से किस इकाई या किन इकाइयों के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो एक हमारी पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी है, जिसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। हमसे पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र के कर्मचारी इस बीमा योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है ना, उसमें तो ये बोला गया कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10+ लोग काम कर रहे हैं ना, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ये चारों ही आ गए, तो डी करेक्ट आंसर है। कर्मचारी राज्य बीमा एक स्व वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा यानी खुद का फाइनेंस कर लेते हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड है, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भारतीय कर्मकारों के लिए यानी भारतीय मजदूरों के लिए है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1948 में अधिनियम पारित होने के बाद अस्तित्व में आई थी, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत 25 फरवरी 1952 से कानपुर एवं दिल्ली में हुई। प्रारंभ में यह योजना फैक्ट्रियों और कंपनियों के कर्मचारियों को ही उपलब्ध थी, किंतु अब सभी 10 या 10 से अधिक क्रमिकों वाले उद्योग संस्थानों के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यानी सीधी बात, 10 से ज्यादा लोग हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 232, कॉपर्ट का संबंध है, कॉपर्ट CAPART, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवाओं से, बड़े उद्योग में प्रदूषण के नियंत्रण से, या फिर ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो कॉपर्ट जो है ये डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, 1997 का क्वेश्चन है। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कॉपर्ट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPART का गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था। कॉपर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालयों के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उसमें मदद करना है। ठीक है, तो बेसिक यही है कि गांव की जितनी भी योजनाएं होती है उनमें ये फाइनेंस करता है और उनको हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 233, कॉपर्ट CAPART एक स्ववित्त संस्था यानी सेल्फ फाइनेंस्ड ग्रुप है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? तो जस्ट थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन पे आता हूं। इसका गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था और कॉपर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो क्या इसके बाद मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? सीधा हो गया ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, आधार एक कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, किशोरियों को पोषणीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, या फिर सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग आधार कार्ड का यूज किस लिए कर रहे हैं? भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा प्रवर्तित आधार भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है। यह 12 अंकीय विशेष पहचान संख्या है जिसमें शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक सूचना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन डेटाबेस संग्रहित करके तैयार किया जाता है। याद होगा आपकी फोटो भी ली गई थी, फिंगरप्रिंट भी लिए गए थे और आइरिस स्कैन भी किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक खाता खोलने, टेलीफोन मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकट प्राप्त करने आदि में पहचान के तौर पर किया जा सकता है और हम लोग करते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 235, निम्न में से किसे आप ग्राम तेम्भल्ली से संबंध करेंगे जो सितंबर 2010 में चर्चा में रहा था? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा और मुझे देख के थोड़ी सी हैरानी हुई है कि 2010 की ये बात कर रहे हैं और 2008 में ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, 2008 में पूछा ही नहीं जा सकता ना जब चर्चा ही में 2010 में आया था ये। तो यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है ना। तो तेम्भल्ली से संबंध करेंगे जो सितंबर 2010 में चर्चा में थी। कृषकों द्वारा वृहद स्तर पर आत्महत्या, जुगनू यानी JUGNU परियोजना के लिए, आधार परियोजना के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली तेम्भल्ली जो है ना वो पहला गांव था जिसके अंदर आधार की शुरुआत की गई थी सितंबर 2010 में। तो इसलिए यह फेमस था तेम्भल्ली। यहाँ पर पहली बार आधार की शुरुआत ही की गई थी भारत में। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुबार जिले में तेम्भल्ली गांव चर्चा में था क्योंकि वहां यह विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी, यानी वहीं से शुरुआत की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236, निम्नलिखित में से कौन सा गांव UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव था? सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी, पहला गांव था। ऐसे एग्जाम में क्यों नहीं आते क्वेश्चन ऊपर नीचे, डायरेक्ट आंसर मिल जाए? तो बगैर पढ़े ही हो गया, तेम्भल्ली नंदुरबार महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 237, कथन संप्रति भारत
में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी हमारे इंडिया में कितने लोग एक्चुअली गरीब हैं या गरीब नहीं है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। तो आपको भी पता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो या गरीबी निवारण कार्यक्रम हो, पीएपी जो भी हो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, उन सब में परिवर्तन तो किए गए, चेंजेस तो किए गए हैं। तो ये बात ही सही है कि हमें रियलिटी में नहीं पता कि भारत में गरीबी कितनी है, हमें ये भी नहीं पता कि और ये बात भी सही है कि इस कार्यक्रमों में शुरुआत परिवर्तन तो किए गए हैं। पर ये दोनों बातें करेक्ट तो है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट कर रही है क्या? नहीं ना, रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, तो इसीलिए इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में गरीबी की व्यापकता का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं हो सका है। सातवीं योजना द्वारा किए गए अनुमानों में वर्ष 1987-88 में 29.9% जनसंख्या को गरीब दिखाया गया था। वही विशेषज्ञ समूह ने इसका अनुपात 39.3% बताया था। तो देखो कितना बड़ा अंतर था उसी टाइम पे। योजना आयोग के पूर्ववर्ती अनुमानों, यानी योजना आयोग ने जो पहले के अनुमान लगाए थे, और तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाई गई विधि में से प्राप्त गरीबी के आंकड़ों में भी काफी अंतर था। तो ये बात तो सही है कि कोई ढंग का आंकड़ा हमारे पास है नहीं। पुनः गरीबी निवारण के लिए अनेक कार्यक्रमों के सामंजस्य की कमी थी। तदनुरूप उनकी अल्प प्रभावितता के कारण 90 के दशक में और पिछले दशक में भी ग्रामीण, यानी 90 के दशक में और 2001 से 2010 में भी गरीबी निवारण कार्यक्रमों की पुनर्संरचना की गई। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष जो है उसके अंदर कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो इन चारों में से जो नहीं है सम्मिलित वो ग्रामीण उद्योग है, बाकी तीनों जो है वो सम्मिलित है। ग्रामीण उद्योग को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। त्वरित अवस्थापना विकास कोष की स्थापना नाबार्ड के तहत वर्ष 1995-96 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना परियोजना को अल्प लागत निधि सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण तो इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 239, प्राथमिक शिक्षा कोष पीएसके की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस प्राप्ति हेतु की गई थी? जनता और गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त दान हेतु, ग्राम सभाओं द्वारा जनित आय हेतु जिसका प्रयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु, या फिर प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से प्राप्त अंशदान हेतु। तो पीएसके जो की गई थी वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर को जमा करने हेतु, यार बेसिकली एक तरह का फंड आया था उसी के अंदर। 2005 का ही क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा कोष का गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व के संग्रहण हेतु किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? यानी किसकी वजह से भारत में हम इक्विलिब्रियम जो है या अमीर गरीब का फासला जो है कम नहीं कर सकते हैं? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या फिर भूमि सुधार। देखो भूमि सुधार करके तो जो किसान बिना खेत वाले उनको खेत प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिनके पास ज्यादा खेती है उनका सीज कर सकते हैं, यानी उनकी जब्त कर सकते हैं। तो इससे तो बराबरी आ सकती है। कर तो लगाया इसीलिए जाता है ताकि अमीरों पे कर लगा के गरीबों को सब्सिडी दी जाए, तो इससे भी आ सकता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सिर्फ गरीबों के लिए ही होता है, वो इसलिए होता है ताकि उनके पास भी क्या हो, न्यूनतम आवश्यकता की चीजें पहुंच जाए। तो ये है। लेकिन ये जो उदारीकरण है ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1991 के अंदर आता है। उदारीकरण तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है ना, तो इसका तो असमानता से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उदारीकरण का कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आर्थिक सुधारों के लिए अपनाया जाने वाला एक तरीका है। इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प असमानता घटाने के उपायों में शामिल है। भारत में उदारीकरण से समृद्ध वर्ग के अधिक लाभान्वित होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। यानी हम ऐसा बोला जाता रहा है कि अमीर लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए ही उदारीकरण किया गया है, ये भी बोला जाता रहा है। ठीक है। सो दैट्स बीन सेड, आज की वीडियो को मैं यही पे रैप अप करता हूँ। 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं कवर।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं आप लोग क्यों वेट करते रहते हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियोस आती रहेंगी। अब तो आपके साथ पॉलिटिकल के भी वीडियोस आ रहे हैं, सच में मैं ईगो कवर करवा ही रहा हूँ, जल्दी हम लोग और भी सीरीज लेकर के आएंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी वीडियोस अच्छी है और हमारी रीच दूर तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है कि नहीं आप ऐसा काम करो इससे आपकी वीडियोस अच्छी होगी, अगर आपके पास लगता है कि आप मेरे को कोई सजेशन प्रोवाइड करवा सकते हो जिससे मैं अपनी वीडियोस को और इंटरेक्टिव लगा बना सकूं, या आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओ ताकि हमारा फ़ायदा हो सके, तो प्लीज़ ऐसा कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, या फिर इवन कोई कंप्लेन भी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ और अपनी वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड, be healthy, stay safe. Thank you for your time.